आपका सेकंड सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार, इसकी पहले सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है? ये जायदाद या संपदा या जो भी हमारी संपत्ति धन दौलत है उसका एक समूह होता है जिस पर किसी भी अन्य व्यक्ति का इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होता है उस पे, जिस पे और नियमानुसार इच्छानुसार हम उसका उपयोग कर सकते हैं और उसका उपयोग करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं और दूसरे व्यक्तियों को उस वस्तुओं का उपयोग न करने देने के लिए भी अधिकृत होते हैं। ये डेफिनेशन क्या बताती है कि अगर हमारे पास कोई संपदा या ज़मीन है उसको हम जितने टाइम के लिए चाहें हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति का हमारी संपदा या संपत्ति पे कोई भी अधिकार नहीं होता। और हम अगर इसको दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहें तो यह अधिकार भी हमें प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति के पास ये अधिकार प्राप्त होता है वह उस प्रॉपर्टी का ओनर कहलाता है। सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि कौन कौन से तरीके की संपदा होती है या प्रॉपर्टी होती है। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जो साकार वस्तु के रूप में या भौतिक रूप में उपस्थित हो या फिर जिसे हम छूकर महसूस कर सके, जैसे मकान, दुकान, भूमि, नकदी या कैश, इमारत, जेवर आदि। लेकिन इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि अमूर्त या अगोचर या अभौतिक संपत्ति हम कह सकते हैं, यानी कि जिसको इंद्रियों द्वारा महसूस न किया जा सके या जो भौतिक रूप में हमें दिखाई ना दे। जैसे कि हमने कोई इन्वेंशन की या रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया या कोई इमेज हुई या कोई लिटरेली यानी कि साहित्यिक या फिर आर्टिस्टिक वर्क, हमारा कोई कलात्मक कार्य हो, ये सब चीज़ें ही इंटेंजिबल में आती हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादातर हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ते हैं और ये जो कानून है ये इंडिया में लागू हुआ सो दैट कि अगर किसी ने अपना रिसर्च पेपर जारी किया है या कोई नई इन्वेंशन अगर कर रहा है तो उसके अधिकारों का हनन ना हो। तो यह एक प्रकार की अमूर्त या अभौतिक संपत्ति होती है जो मानव बुद्धि या मनुष्य के मस्तिष्क की उपज या रचना होती है। यानी कि भौतिक चीज़ों पे तो हमारे पास प्रमाण है, लेकिन जो हमारी मानव बुद्धि है या मनुष्य की जो खोज है या उपज है उसको हम कैसे उसी इंसान के लिए अधिकृत कर सकें, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम पढ़ते हैं और इसकी काफ़ी ज़रूरत है ताकि किसी के अधिकारों का हनन न हो। क्योंकि यह भौतिक रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, इसीलिए इसके कुछ संबंधित अधिकार होते हैं जिसके रूप में यह पाई जाती है। कोई भी भौतिक संपत्ति है किसी एक व्यक्ति या अनेक समूह या बुद्धि या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है और हमें पता है कि वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है उसका वह ओनर होता है। संपत्ति के स्वामी को उस संपत्ति का स्वयं उचित उपयोग करने या किसी अन्य को नियमानुसार उपयोग करने देने के लिए अधिकृत करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम कि बौद्धिक संपत्ति को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति यानी कि जो क्रिएटर हैं वो अपने कार्य के बदले में आईपीआर प्राप्त करते हैं, यानी कि उन्हें हम अधिकार देते हैं और वो अधिकार होते हैं तो उनको हम लाइसेंस या असाइनमेंट या द्वारा हम हस्तांतरित कर सकते हैं। मोस्टली आईपी जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा किए गए सृजनात्मक प्रयत्न यानी कि क्रिएटिव एफर्ट्स जो होते हैं उसका परिणाम होता है। बौद्धिक संपत्ति अभौतिक संपत्ति होती है, यानी कि बौद्धिक जो संपत्ति है हमारी जो कोई खोज है जो हमारी मस्तिष्क से उपज हुई है जिसकी, वह अभौतिक होती है, यानी कि उस उपज को हम
इंद्रियों द्वारा छू नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हम भौतिक रूप में बदलकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी इन्वेंशन से संबंधित कोई विचार हो, या वह क्या कहलाती है, भौतिक संपत्ति, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, भौतिक संपत्ति में प्रदर्शित करते हैं। भौतिक संपत्ति अनेक सूचनाओं का एक समूह होता है जिसका समावेश संसार में अनेक स्थानों पर असीमित प्रतियों में किया जा सकता है। यानी कि उसको वर्ल्ड लेवल पे हम अलग अलग वे में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि जो संपत्ति है वो इन प्रीतियों में निहित नहीं होती है, बल्कि उन सूचनाओं में होती है जो इन प्रीतियों से हमें प्राप्त होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कोई पुस्तक है या कोई शोध पत्र है जिसका जो जिस पर लेखक का कॉपीराइट है, यानी कि लेखन जो है, वह पुस्तक जो है वो उस लेखक ने लिखी है, ये उसका अधिकार है, उस पे उसका कॉपीराइट है। यानी कि वह चीज जो पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलती है, जो उसने लिखी है, वह कोई और लेखक अपनी किताब या अपने शोध पत्र में नहीं लिख सकता, जिसे हम कॉपीराइट बोलते हैं। किसी कंपनी के उत्पाद से संबंधित लोगो लोगो जैसे हम बहुत सारे कंपनीज की जो हम लोगो देखते हैं, जो वस्तु वो निर्माण करती है कंपनी, उन कंपनी के वस्तुओं पर जो लोगो हमें अलग अलग मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गैजेट्स की बात करें तो एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो ये अलग अलग जो लोगो हैं। या फिर हम अगर फसल की बात करें तो नई प्रजाति जो आती है, जैसे अगर हम सरसों की बात करें तो SVJ H101 एक प्रजाति है सरसों की, तो वो नई प्रजाति है, वो हाइब्रिड फसल है, तो वो किसी टेक्निक द्वारा बनाई गई है, और उस टेक्निक को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं किसी और के द्वारा वो टेक्नोलॉजी यूज ना की जाए, और जिसने वो टेक्नोलॉजी बनाई है उसी को उसके अधिकार मिले, उसका फायदा जो है वो उसी इन्वेंशन कर्ता को मिले। किसी शोध पत्रिका में लिखे हुए शब्द या शब्द समूह या स्वयं पत्रिका ही बौद्धिक संपत्ति है, और जरूरी नहीं है कि वह चीज ही बौद्धिक संपत्ति हो, जबकि उस शब्द समूह के द्वारा प्रदर्शित विचार या जो भाव है वह बौद्धिक संपत्ति है। जो बौद्धिक संपत्ति होती है वो भी दो भागों में उसे विभाजित किया जाता है। पहला है कॉपीराइट संपत्ति यानी कॉपीराइट प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है औद्योगिक संपत्ति यानी कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट संपत्ति यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का सृजन, यानी कि जो उसने नई क्रिएट कोई चीज, अगर उसने कोई नई चीज क्रिएट की है अपने दिमाग से, मस्तिष्क से, तो वो कहलाएगी कॉपीराइट संपत्ति। वह भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे आर्टिस्टिक यानी कि हम कला, ड्रामेटिक ड्रामा करके नाटकीय रूप से अगर कोई चीज हम दर्शा रहे हैं, उसका सृजन कर रहे हैं। म्यूजिकल गायन द्वारा, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क यानी कि हम कोई लेखन कार्य कर रहे हैं, उसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में की भी बात करते हैं, जो नए नए कोडिंग प्रोग्राम्स आते हैं, डाटाबेसेस आते हैं। देन आता है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, यानी कि जो हम पर्दों पर फिल्म देखते हैं, उसकी कहानी, उसका प्रदर्शन करने का रूप जो है वो भी कॉपीराइट के अंदर आता है। देन आता है साउंड रिकॉर्डिंग, यानी कि किसी के द्वारा की गई साउंड रिकॉर्डिंग भी कॉपीराइट के अंदर आती है। फिर हमारा दूसरा है औद्योगिक संपत्ति। पहला हमारा था कॉपीराइट, देन था औद्योगिक। अब यह भी मनुष्य के मस्तिष्क के सृजन है, लेकिन यहाँ पे ये जो भी सृजन है, यहाँ पे बात हो रही है औद्योगिक डिजाइन की, यानी कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी डिजाइन हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो 19वीं शताब्दी में तथा उसका विस्तार जो हुआ है वो 20वीं शताब्दी के अंत में होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे नई इन्वेंशन होती गई वैसे वैसे बिना इस अधिकार के लोगों के अधिकारों का हनन होने लगा, जिसकी वजह से 20वीं शताब्दी के अंत तक इस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा।
और कानूनों के अनुसार व्यक्तियों को संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया जाता है तथा एक निश्चित समय के लिए उस संपत्ति के लिए कलात्मक, वैज्ञानिक व तकनीकी सृजनों से प्राप्त लाभ के उपयोग का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोका कोला कंपनी की बात करें तो उसका अधिकार का जो समय था वो था 20 साल, यानी कि 20 साल जो है वो कंपनी अपने उस प्रोडक्ट के फॉर्मूले को किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, यानी कि वो नहीं करेगी और उसके लिए वो उसे पूरा अधिकार प्राप्त है। अगर कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी इंडस्ट्री उस फॉर्मूले को चुरा ले तो वह उसे कानूनी रूप से वह उसका दंड का भागी होता है। देन आता है नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेचर में ये अधिकार कलात्मक, वैज्ञानिक, तकनीकी सृजन को एक निश्चित समय के लिए ट्रेड सीक्रेट्स को छोड़ के, ट्रेड सीक्रेट्स हमारे आते हैं जो भी व्यापार का लेन देन होता है दो देशों के बीच में, उसको छोड़कर तथा निश्चित क्षेत्र यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो मान्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मनुष्य ने या किसी व्यक्तियों के समूह ने कोई नई वैज्ञानिक चीज का आविष्कार किया है तो वह दूसरी देश में या दूसरी जगह जाके उसके लिए हक नहीं मांग सकता, उसे उसी जगह पे हक मिलेगा जहाँ पे वह उस चीज का सृजन हुआ है या जहाँ वह जिसमें वह सृजन समाया हुआ है। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति है उसने अपने मौलिक विचार शोध पत्र के रूप में किसी शोध पत्रिका में या पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए, तो उस व्यक्ति का जो अधिकार है वो उन मौलिक विचारों पे है जो उसके मस्तिष्क के सृजन का परिणाम है, न कि उस पत्रिका या उसके उन पृष्ठों, न उस पुस्तक पर जिनमें विचार प्रकाशित है। यानी कि हम उस भौतिक रूपी जो पृष्ठ है या जो पुस्तक है या जो पत्रिका है उन पे हम अधिकार नहीं जता सकते, जबकि जो विचार हमने उसमें प्रस्तुत किए हैं हम उसके लिए उत्तरदायी हैं और उसी अधिकार श्रेणी में हमें वो फायदा मिलेगा कि हमने एक नए विचार का सृजन किया है। अगर हम बात करें कृषि वैज्ञानिक ने जैसे अगर कोई नई गेहूं की प्रजाति निकाली है तो उस वैज्ञानिक का बौद्धिक संपत्ति अधिकार गेहूं की उस प्रजाति के दानों या बीज पर नहीं होगा बल्कि उसके अपने मस्तिष्क की बौद्धिक उपज या सृजन पर होगा, जिसके कारण गेहूं की इस प्रजाति के बीज प्राप्त हुए। यानी कि जो टेक्निक उसने यूज की है उस टेक्निक को हम आईपीआर के अंतर्गत लेके आएंगे, ना कि उन बीजों को या फिर उन दानों को, जो गेहूं के जो दाने हैं उन पे उसका कोई अधिकार नहीं होगा। सिमिलरली अगर किसी प्रकार की संस्था द्वारा अगर कोई परीक्षा आयोजित होती है तो उसमें पूछे गए जो प्रश्नों पर जो ओनरशिप होती है वो अधिकार तथा प्रश्नों के संरक्षण के लिए प्रदान किए गए अधिकार जो है वो क्या है, वो अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बौद्धिक संपत्ति जो है वो पेपर सेटर यानी कि जो जिसने वो पेपर बनाया है उसकी बौद्धिक संपत्ति या फिर प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न ही होंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं, क्योंकि वह पेपर सेटर के मस्तिष्क का बौद्धिक सृजन है। और इन संरक्षणों का जो वर्णन है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।